चलो, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इधर देख, पिछले क्लास में हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हम लोग समझे थे कि क्या हुआ था। जैसे कि देखने में होता क्या है कि कभी भी कोई रिएक्शंस रहता है, उसमें जो रिएक्टेंट होता है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकता है, जिसमें से क्या होता है किसी भी रिएक्टेंट का, जैसे मान के चलो A और B है, मान के चलो A प्लस B है और बन रहा है हम लोग को क्या चीज़, प्रोडक्ट। अगर इसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस मान करके भी चलेंगे और रेट लो एक्सप्रेशन जैसे हम लोग करते हैं, तो पता चलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, 2। लेकिन होता क्या है कि जब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल को यहाँ पे देखा जाता है तो ये दोनों में से एक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है और एक का क्या रहता है, बहुत ही कम। तो जिसका बहुत ही कम रहता है उसके कंपेयर में जब इसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि उसका कंसंट्रेशन में किस तरह का चेंज हुआ है, तो देखने में हम लोग को कोई भी चेंज देखने में नहीं मिलता है। तो उस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान के चलो B का कंसंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब ये तो पूरा कांस्टेंट ही रह गया। और कोई भी वैल्यू कांस्टेंट रह गया तो उसको तो फिर से हम लोग कांस्टेंट मान ही चलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ जाओ, जैसे हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ B, तो जैसे मान के चलो ये तो हम लोग को कांस्टेंट है और यहाँ पे B भी मान के चलो इसका कंसंट्रेशन कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो इसको भी हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, इसको एक नया कांस्टेंट मान लेंगे। सिर्फ हम लोग के पास बचेगा क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ A। क्यों, क्योंकि इसी का कंसंट्रेशन हम लोग को क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जिसका चेंज होता है सिर्फ उसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में। इस वजह से हम लोग को जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B रहेगा उसको क्या भी ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट के जैसा। बात को समझ रहे हो। तब फिर वहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन जब देखते हैं तो लास्ट में हम लोग को पता चलता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो रहा था 2, अभी हो जा रहा है कितना, 1 हो जा रहा है। तो हम लोग को देखने में कुछ और था और मिल रहा था कुछ और, इसलिए क्या हम लोग को पहले बार में हम लोग को दिख जाता है फर्स्ट ऑर्डर, क्या नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है क्या चीज, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे कि हम लोग को सिलेबस में सिर्फ 2 ही रिएक्शंस है जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को हम लोग को शो करता है। अब वो क्या क्या है, तो हम लोग देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका, ईस्टर, और फिर देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। तो देखते हैं जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। जैसे मान के चलो ईस्टर है, ईस्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कुछ भी मान लो, अभी R ले लो, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से O और इधर मान लेते हैं क्या चाहिए, R'। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, मतलब वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन। तो हम लोग को होता क्या है, ये फिर से टूटेगा, टूट करके हम लोग को नया चीज बनेगा। तो बताए थे कि इसको शॉर्टकट तरीका याद करने का होता है कि H2O से मिलता क्या है, H प्लस और OH माइनस। तो जब भी यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, अगर इधर से ब्रेक करना है, यहाँ पे दोनों तरफ से फ्रीडम रहता है, अगर इसको तोड़ना चाहते हो तो जिधर हम लोग को ऑक्सीजन रहेगा उधर हम लोग क्या देंगे, हाइड्रोजन, और जिधर इधर रहेगा तो इधर हम लोग क्या देंगे, OH। अगर इस प्रकार से तोड़ना है तो ठीक है, और नहीं तो यहां वाला भी तोड़ सकते हो। फिर देखो ऑक्सीजन जिधर रहेगा उधर क्या देंगे, हाइड्रोजन, और जिधर कार्बन रहेगा उधर OH। तो जहां से डिसोसिएट करना चाहते हो वहां से कर सकते हो। तो ये हम लोग को डायरेक्टली बन किया जाता है। तो 2 चीज का फॉर्मेशन होता है, एक तो बनाता है हम लोग को क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बनाता है क्या चाहिए, एल्कोहल। क्या चीज बनाता है, एल्कोहल। तो अब हम लोग इसको रेट लो एक्सप्रेशन के अनुसार चलेंगे। उससे पहले कंसंट्रेशन को एज्यूम कर लो कि मान के चलो कितना का इन लोगों को डिफरेंस रहता है। ये जो वाटर रहता है ये रहता है एक्सेस में, ये क्या चीज रहता है, एक्सेस। एक्सेस कहने का मतलब बहुत ज्यादा इस रहेगा और ये क्या रहेगा, बहुत ही कम। तो इसका कंसंट्रेशन को अगर मान के भी चलोगे तो मान के चलो इसका 0.01 मोलर, कितना मान के चलेंगे, 0.01 मोलर। तो वाटर का कितना रहता है, 10 मोलर। कितना रहता है, 10 मोलर। पिछले क्लास में भी बताए थे किस तरह से इन लोग रिएक्शन को प्रोसीड करता है। मान के चलो इन लोग 1 मोल का यूज कर रहा है, तो जब ये पूरा खत्म होगा उतना ही तो ये भी खत्म होगा। अब मान के चलो ये इसको पूरा कंप्लीट होने के लिए ये कितना खत्म होगा, सिर्फ 0.01। तो इतना ये खत्म हो रहा है तो ये भी तो इतना ही खत्म होगा। मतलब कि 10 में से माइनस करेंगे 0.01 मोलर, तो पता चल रहा है सर 9.99 हम लोग को मोलर बचा हुआ रह जाता है। तो कुल मिलाकर के देखो इसको और 10 मोलर को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को कुछ भी ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन रिएक्शन करने के दौरान कहीं भी हम लोग को चेंज देखने को नहीं मिल रहा ज्यादा, इसलिए इसका वैल्यू जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए जब इसको हम लोग रेट लो एक्सप्रेशन में जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे ईस्टर लिखेंगे, मतलब R ऐसा लिख दे,
RCOO डैश, ऐसा लिख देंगे, समझ में आ जाता है ना। इसका पावर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे वाटर रहेगा, मतलब कि H2O, इसका भी पावर 1। जब अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज, ऑर्डर, तो ऑर्डर जब देखने जाते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है 2, जो कि ये हम लोग को सही रहता नहीं है। होता क्या है कि जब कंसंट्रेशन इसका देखा जाता है इसका कितना चेंज हुआ, तो चेंज इसका कुछ मतलब बोलो एकदम ना के मात्रा में हम लोग को चेंज दिखता है, मतलब ये पूरा पूरी क्या है अभी कांस्टेंट, मतलब इसको जो मान रहे हैं अभी किसका कंसंट्रेशन को क्या चाहिए कांस्टेंट। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। तो पहले भी देख रहा था कि जब रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार जब हम लोग सजाया करते थे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, जितना भी कांस्टेंट था उसको एक साइड हम लेकर लिखते थे। उसी प्रकार से अभी भी क्या लिखेंगे, R = K और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये हम लोग को क्या रह गया कांस्टेंट। अब सिर्फ बचा क्या चीज, तो यहाँ पे है सर, हाँ ठीक तो था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O कंसंट्रेशन। उसी प्रकार से सिर्फ बचा क्या चीज ईस्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे RCOO डैश। तो सर इसी का हम लोग को क्या हो रहा है कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों कांस्टेंट ही था, तो ये दोनों कांस्टेंट मिल करके एक नया कांस्टेंट बनाएगा, इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं K1। क्या मान लेंगे K1, तो मान के चलो K1 और यहाँ पे क्या लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ RCOO डैश, तो ये हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। तो अभी जो फाइनल हम लोग को ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो मिलता है वो हम लोग को ये मिलता है, लेकिन जब स्टार्टिंग के समय में जब अचानक जब हम लोग जाकर के रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस दौरान हम लोग को ऑर्डर कितना मिलता है सेकंड। तो अगर सेकंड मिलता है तो इस हिसाब से इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलना चाहिए था, जो कि होता नहीं है, मिलता क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब ही होता है फेक, क्या होता है फेक। अब यहां से हम लोग अच्छा इसका लिख लो, यहां पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर होता है। केन शुगर को क्या बोलते हैं, जैसे शुगर बोलते हो ना वही फॉर्मूला। अब बताओ शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास में नहीं पढ़ा था क्या। अब इसको भी क्या कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद देखो जब भी सुक्रोज रहता है ये टूटता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला होता जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको ग्लूकोज, उसको फ्रुक्टोज, इसको क्या बोलते हैं सुक्रोज बोलते हैं, या फिर उसी को बोलते हैं शुगर। बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे, इसी पे हम लोग पूरा बेस मतलब वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है बायोमोलिक्यूल में। अभी भी देखो सेम कंडीशन, अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ये क्या रहेगा हम लोग को एक्सेस में, ये हम लोग को किस में है एक्सेस में। इसका मतलब कंसंट्रेशन देखेंगे तो इसका भी हो जाएगा 0.01 मोलर और इसका कितना हो जाएगा 10 मोलर। जब इन लोग को चेंज देखोगे तो इसमें ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन जब स्टार्टिंग में लिखा करते थे तो होता था के, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ लिखेंगे C2। अच्छा इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे, शुगर लिख दे, इसका पावर 1 और उसी तरह से यहाँ पे क्या रहेगा H2O, क्योंकि ये हम लोग को क्या रह जाता है कांस्टेंट, इसलिए इसको लिखते हैं। अच्छा अभी बाद में लिखते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑर्डर, क्या चीज लिखेंगे ऑर्डर, तो अभी क्या होता है 2, जो कि 2 होता है क्या नहीं, इसलिए क्योंकि ये हम लोग को क्या रहता है कांस्टेंट। तो हम लोग फिर लिख सकते हैं कि R = K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज H2O, ये दोनों क्या है कांस्टेंट। तो हम लोग को सिर्फ बचेगा क्या चीज शुगर। अब ये दोनों कांस्टेंट है, देखो नया कांस्टेंट बन जाएगा R = मान लो फिर से क्या चीज K1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा शुगर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस था उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया वो कितना हो गया 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है 1। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फोटो कर लो। देखो अब इसका डेफिनेशन देख लो थोड़ा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। देखो वही बात बोल रहे हैं जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में देखने को क्या मिलता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जो कि रहता है क्या नहीं रहता है, लेकिन इसको कंसीडर कर दिया जाता है कितना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जब कंसंट्रेशन को वहां पे देखा जाता है एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो अदर जो भी हम लोग को रहता है ना कंसंट्रेशन, उन लोग का जो चेंज होता है वो क्या रहता है हम लोग को बहुत ही कम होता है। या फिर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू जैसे हम लोग बहुत सारा रिएक्टेंट भी ले लें जैसा कि A + B
D प्लस C भी अगर मान के चलो ले लेते हैं, तो इसमें से क्या होगा कि इन लोग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा। क्या चीज रहेगा? बहुत ज्यादा। और इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा? बहुत कम। तो बहुत कम रहेगा तो इसका चेंज तो दिख जाएगा, लेकिन इन लोग का चेंज दिखेगा नहीं, तो इसलिए इसको क्या मान लेंगे हम लोग? कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखने में तो हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं रहता है, लेकिन बाद में फिर क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन इन लोग को क्या रहता है? लार्जर रहता है। तो भाई जो यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर द रिएक्शन दैट आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या पहले बोल रहा है क्या कि उन लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहता है? नहीं, but appear to be first order due to larger concentrations of one or more reactants than other reactants। क्लियर है? क्या कहानी हो रहा था, समझ में आ गया? फिर आगे देख लो, जो स्यूडो का मतलब होता है वो क्या होता है? फेक, भांजना। ठीक है, अभी अभी जैसे करो जैसे यहाँ पे फिर देखो, द रिएक्शन इज बाय मोलिक्यूलर बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 1 होता है। अब देखो एक चीज यहाँ पे याद आ गया, इसलिए भी बता दे, जब मोलिक्युलैरिटी बता रहे थे तो वहां पे निकालने के लिए बताए थे कि मोलिक्युलैरिटी कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान के चलो यही केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब बताओ तो इसका मोलिक्युलैरिटी कितना होगा? 5। कितना होगा? 5, क्योंकि सर 3, 4, 5। तो जब हम लोग को मान कर चलो हम लोग को रहता है 1, क्या रहता है? 1, तो उसको बोल देते हैं यूनिमोलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? यूनिमोलिक्यूलर। अगर 2 रहा बायमोलिक्यूलर, 3 रहा ट्रायमोलिक्यूलर। बात को समझ गए? तो इसी प्रकार से रहता है। कभी क्वेश्चन में अगर दिख जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन में दिखेगा। 1 नंबर बता दिए, ठीक है ना? 1 नंबर का सवाल इसी तरह से है कि वहां पे लिखा हुआ इसी तरह से, जैसे यूनिमोलिक्यूलर, बायमोलिक्यूलर, ऐसे यही जैसा एक वर्ड लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है? छांटना है कि उसका मतलब क्या होता है। क्या पकड़ लोगे ना? चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। क्या चाहिए? रेट कांस्टेंट। पहले बता दे रहे हैं, इसका डिफिनेशन एक बार चलते भूलते देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये भूतकाल में बहुत पहले पूछ चुका है, उसके बाद इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको टच करता नहीं है। तो फिर भी इसको देख लेना एक बार। उसके बाद इतना याद रखना कि जब हम लोग को हाइड्रोलाइसिस कराते हैं किसका? ईस्टर का, तो भले यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हम लोग को 2, लेकिन कभी भी 2 मार के नहीं आना है। कितना रहेगा? 1। मान के चलो ऑब्जेक्टिव में यही रिएक्शन छाप दिया और बोल देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 1 2 3 लिख दिया, बोल देगा 2 1 3 ऐसा करके दे देगा। मारना क्या चाहिए? 1। भूलोगे क्या? उसी तरह से किसका मारोगे? ईस्टर का। ईस्टर और किसका? इधर क्या लिखाए थे? केन सुगर, मतलब कि सुक्रोज का। अब आते हैं हम लोग किसमें? आर्हेनियस इक्वेशन। और उससे भी पहले हम लोग आते हैं टेम्परेचर पे किस तरह से हम लोग को डिपेंड करेगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किस तरह से रेट कांस्टेंट हम लोग को बढ़ेगा। अच्छा इतना बताओ, जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे थे, कि दोनों का दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था? कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कि सिर्फ हम लोग को रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा था? दोनों कर रहा था। इसका मतलब सर अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो दोनों है से हम लोग को क्या करेगा? चेंज होगा। अब वहां पे तुम लोग को यह भी बताया गया था कि जब रेट ऑफ रिएक्शंस था वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता था? इनवर्सली की डायरेक्टली। इसका मतलब सर यहाँ पे आप लिखवाए थे कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? बढ़ता है। उसी प्रकार से रेट कांस्टेंट भी होता है। क्या होता है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या होता है? बढ़ता है। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखने जा रहे हैं कि सर रेट कांस्टेंट अगर बढ़ेगा टेम्परेचर को बढ़ाने से तो कितना बढ़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? एक चीज हमेशा याद रखना, टेम्परेचर का चेंज कितना देखोगे? टेम्परेचर का चेंज। सबसे पहले तुम लोग को आंख पहले खोल लेना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलो हम ले लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। क्या चले लेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस। बताओ 10 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में मतलब केल्विन में लेंगे तो कितना हो जाएगा? सर हम लोग क्या करते हैं 273 में जोड़ देते हैं जितना भी यहाँ पे डिग्री रहता है, मतलब 10 हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को बन कितना जाएगा? सर 283 केल्विन। अगर मान के चलो हम 25 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे तब 298 केल्विन होगा। अरे जोड़ नहीं आता करे? 273 प्लस 25, 5 और 3 कितना? 8, 7 और 2 9। समझ में आ गया कैसे हुआ? सो उसी प्रकार से मान के चलो यहाँ पे लिख देते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, तब कितना हो जाएगा? 300। कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से अभी तो ये तो समझ गए कि सर जब हम लोग को केल्विन में बदलना होता है, जब हम लोग को दिया रहे किसमें? डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग ऐसा काम करते थे।
अब यहाँ पे बात आता है चेंज का। किसका बात आता है? चेंज का। चेंज के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, और इस बार भी जैक बोर्ड में सवाल पूछा गया था सॉल्यूशन चैप्टर से, वहां तो टेम्परेचर का ही बात चलेगा पूरा, ठीक है, जब पढ़ेंगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अधिकांश बच्चा, मेरे भी स्टूडेंट गलती करके आ गया, क्या ही बोले, कुछ कुछ करके आया है, जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, जिन लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करते, तो उन लोग तो अक्सर फंसे गए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तभी तो पता चलेगा कहाँ चेंज करना है कि नहीं करना है। वहां पे चेंज का बात कर रहा था, चेंज शायद कितना था डिग्री, मान के चलो कुछ भी होगा, मान के चलो 2.5 था या फिर कितना था शायद, तो वहां पे हम लोग को बोल रहा था कि इतना से चेंज हुआ है, कितना हुआ है, इतना से चेंज। तो चेंज कभी भी रहता है, चाहे वो हम लोग को डिग्री सेल्सियस में बोले या तो फिर वो केल्विन में बोले, दोनों का वैल्यू सेम होता है। दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम। कहने का मतलब, पहले यहां पे आओ, जैसे मान के चलो हम लोग दो को केल्विन का ही बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 300 केल्विन का बात करें, किसका बात करें? 300 केल्विन, और हम बात करते हैं 250 केल्विन का। किसका बात करते हैं? 250 केल्विन का। या फिर इससे भी छोटा ले लेते हैं, मान के चलो 298 ही ले लेते हैं, 298 केल्विन। क्या बात समझ में आया? अगर मान के चलो इन लोग के बीच का डिफरेंस अगर निकालने जाओगे तो बताओ कितना होगा? 2 केल्विन। कितना आया? 2 केल्विन। और तुम लोग को ये भी पता है कि सर 300 केल्विन का बराबर यही तो होता था हम लोग को 200, मतलब कि कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। और उसी तरह से 298 हम लोग को होता क्या है सर? यही तो हम लोग को होता था 25 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ इन लोग का डिफरेंस कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कभी भी देखो, यहां का भी डिफरेंस कितना था, यहां का भी डिफरेंस कितना है। इसका मतलब सर कभी भी हम लोग चेंज निकालेंगे और जितना रेशियोस यहां चेंज निकालेंगे उतना ही रेशियोस यहां चेंज निकालेंगे, तो उन लोग का अगर केल्विन में लीजिए चाहे कितना में लीजिए सेल्सियस में, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। तो वहां पर भी जैसे चेंज सब का जब बात किया था तो वहां पर भी शायद 1.5 इतना बोला था, और वहां पे दे रखा था डिग्री सेल्सियस में। कितना दिया था? डिग्री सेल्सियस में। अब उन लोग को यही नहीं पता चल पाया कि चेंज रहता है तो चाहे डिग्री में लो चाहे किस में लो, केल्विन में, तो चेंज होता है, तो उसमें कोई भी अंतर होता नहीं है। लेकिन उन लोग क्या किया कि इसको फिर से बदल दिया केल्विन में। क्या चीज बदलने गया? केल्विन में। तो जैसे केल्विन में बदलने गया तो लोग 273 से क्या कर दिया? जोड़ दिया, और जोड़ दिया वहीं पे इन लोग को क्या हो गया? गलत। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा था चेंज, कि चेंज करने से कितना आया है? इतना आया। जैसे मान के चलो जो भी टेम्परेचर था, टेम्परेचर का चेंज जो हुआ है वो कितना हुआ है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो तुम अगर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में करो या फिर केल्विन में करो, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम ही होता है। बात को समझ रहे हो? अरे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार फिर से समझ में। अरे क्वेश्चन में फिर आप देखेंगे तब फिर बता सकते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर इसके बाद बताएंगे ना, तो वहां पर सॉल्व करवाएंगे। बहुत ईजी था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही सवाल था। फिर से समझो, कभी भी हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो डिफरेंस में हमेशा वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, चाहे उसको केल्विन में लेकर के चलो या फिर उसको डिग्री में लेकर के चलो। जैसे कि अभी भी हम लोग बात करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस की बात कर लो, और मान के चलो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अगर इसको हम लोग चेंज निकालना है, क्या चेंज निकालना है? चेंज। तो दो तरीका है, या तो फिर चेंज निकालना है तो इसको डिग्री में कर लो, अगर केल्विन में भी पूछेगा ना तो इसी का जितना चेंज होगा उतना ही केल्विन का भी निकाल करके चेंज निकालोगे तो सेम वैल्यू होगा। क्या होगा? सेम वैल्यू। बस आते इसको डिग्री में बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? केल्विन में। कैसे सर? फिर से समझते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग को बोला था कि 35 से कहां चल गया? 15 डिग्री, तो इसका कुछ चेंज हुआ होगा। कितना चेंज हुआ? 20 डिग्री। कितना हुआ? 20 डिग्री। अब देखो, अगर हम लोग को केल्विन में पूछा है, किस में पूछा है? केल्विन में, तो सबसे पहले इसको भी केल्विन में बदलना पड़ेगा, इसको भी किस में बदलना पड़ेगा? केल्विन में। इसका मतलब सर इसको केल्विन में बदलेंगे, इसको केल्विन में बदलेंगे, तब डिफरेंस निकालेंगे, देखना तब भी वैल्यू कितना आएगा? 20। कैसे देख लेते हैं? यहां पर 35 है तो 35 को जब केल्विन में बदलेंगे सर, यहां पे 35 और प्लस में कितना करेंगे? 273। बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 308। उसी प्रकार से जब 15 डिग्री सेल्सियस था, 15 डिग्री सेल्सियस को फिर से केल्विन में बदलेंगे तो कितना होगा? अरे 5 3 8, 7 और 1 8, कितना हो जाएगा? 288। क्या आपको दिक्कत है क्या? अब यहां पे देखो, इन लोग का चेंज निकालो, कितना निकला? लेकिन यहां पे आया किसमें? केल्विन में, और यहां पे आया किसमें? क्या अब बात समझ में आया कि कभी भी जब चेंज में बात करता है ना सर, तो अगर हम लोग को डिग्री सेल्सियस में दे दिया है और अगर हम लोग को चेंज निकालने बोला है किसमें? केल्विन में, तो या तो फिर इसको केल्विन में बदल करके फिर उसको डिफरेंस निकालो, या फिर जो डिग्री में दिया है उसी का चेंज निकालो, इतना ही क्या हो जाएगा उसका? केल्विन का भी आंसर। यही क्वेश्चन आया था
और उन लोग क्या हो गया, घबरा गया, और घबरा गया तो किसी का आंसर भी नहीं आया, बस कुछ कुछ स्टूडेंट का आया। अब देखते हैं ना नंबर जैसा आएगा उन लोग के अनुसार हम भी पता करेंगे कौन कौन स्टूडेंट सही मारा था। उन लोग से पूछे था 2-3 ही रिव्यू दे पाया कि सर इसका तो एकदम हम लोग ऐसा ही बनाए, मगर ऐसे भी करना था सर, इसको तो हम लोग केल्विन में बदल करके बना दिए, क्योंकि अक्सर लिया जाता है क्या चीज़ यूनिट में, केल्विन, क्या चीज़ लिया जाता है, केल्विन में। तो उन लोग समझ ही नहीं पाया कि डिफरेंस में हम लोग को ज़्यादा चेंज करना नहीं होता। उन लोग तुरंत यहाँ पर जैसे डिफरेंस निकाल लिया, फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, इसको केल्विन बदल लिया, जो कि खत्म हो गया कहानी। तो याद रखोगे कि जब भी हम लोग को डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस या तो फिर डिग्री से निकालिए या फिर कहाँ से निकालिए, केल्विन से, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम। अगर चेंज बोले तब, अब ऐसा नहीं कि सर 35 डिग्री सेल्सियस और इधर जो भी केल्विन देगा क्या दोनों सेम होगा कि नहीं होगा, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस बराबर 35 केल्विन, क्या सही है क्या? चेंज हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली बोलेगा तो डायरेक्टली कभी होगा क्या? चलो बहुत सारा इससे खेलेंगे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में, अभी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो अभी हम कुछ बात बोलने जा रहे हैं, इस बात को, ये टॉपिक इसलिए निकल गया ना क्योंकि अभी हम लोग टेम्परेचर का ही बात करने जा रहे हैं। टेम्परेचर का यहाँ पे डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो फैक्टर्स था रेट कांस्टेंट, कौन था, रेट कांस्टेंट, ये डिपेंड कर रहा था किस पे, टेम्परेचर पे। तो किस प्रकार से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस तरह से चेंजेस होता है, उसके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस बोले, कितना बोले, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस का अगर चेंज बोलेगा, कितना बोलेगा, 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज, तो रेट कांस्टेंट की बात करें चाहे रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें, वो 2 गुना बढ़ जाता है। फिर से सुनो, कभी भी हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर का, क्या बात कर रहे हैं, टेम्परेचर का। जैसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर पे हम लोग को है, रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे तो इसको R1 मानेंगे, क्या मानेंगे, R1। उसी प्रकार से मान के चलो हम लोग T2 टेम्परेचर की बात करें तो इसका रेट अलग हो जाएगा, क्योंकि सर जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सबके वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ये और ये सेम रहेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब सर T1 पे क्या रहेगा, R1, T2 पे क्या रहेगा, R2। अच्छा सेम लिख दिए सर, और बोलते हैं कि सेम नहीं होगा ना। फिर यहाँ पे देखो T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, K1, और फिर उसी तरह T2 इज इक्वल टू K2। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अब हम लोग को देखना है कि अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये जो रेट था, मान के चलो T1 टेम्परेचर कुछ भी था, इसके जगह में मान के चलो R का वैल्यू है 2.3, कितना है, 2.3। यहाँ से हम लोग चेंज कर दिए T2 टेम्परेचर, कहाँ चेंज किए, T2 टेम्परेचर। तो इसका मतलब सर जैसे टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो इसका वैल्यू तो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो नया रेट का वैल्यू होगा, तो नया रेट का वैल्यू क्या होगा, इसी को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे, 2 रिलेशन। एक तो अभी बताने जा रहे हैं वो शॉर्टकट तरीका है जो हम लोग को सिर्फ 10-10 का डिफरेंस के बारे में हम लोग को पता करेगा। बाकी सर अगर 10 के जगह में अगर 15 का डिफरेंस होगा तब इस रूल को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। उसके लिए फिर से एक हम लोग को आएगा जिसका नाम होता है आर्हेनियस इक्वेशन। तो अलग अलग टेम्परेचर के बारे में हम लोग को बताता है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन कोई भी टेम्परेचर की बात करो 10, 5, 20, 100, तो वो सभी के लिए वो क्या करेगा, कैलकुलेट कर देगा। लेकिन अभी जिसके बारे में बताने जा रहे हैं शॉर्टकट तरीका, वो सिर्फ कितना डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर में चेंज कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ चेंज बात किए, क्या बात किए, चेंज। तो इसको केल्विन में बोले चाहे डिग्री में बोले, क्या कोई अंतर होगा का? तो यही बतिया के लिए अभी सारा कुछ बता रहे थे कि चेंज में कभी भी डिफरेंस होता हम लोग को नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेंज की बात करें तो चेंज अगर 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो केल्विन में भी कितना हुआ होगा, 10। कैसे होता है समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे कंसेप्ट को सीखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। सो क्वेश्चन भी दिखाएंगे। जैसे कि मान के चलो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं T1, क्या चीज है, T1 सिंपल मान लेते हैं ना। 0 क्या चीज मान लेते हैं, 0 से हम लोग गए 10 से गए हम लोग 20 से गए 30 से गए 40। अरे एक बात और कहा जाएंगे रे, ये हम लोग बात कर रहे हैं टाइम का। किसका बात कर रहे हैं, टाइम का। हाँ कहा रे सूरज, कहा बीच में टोक देता है। चलो हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर का। किसका बात कर रहे हैं, टेम्परेचर का। अब देखो डिफरेंस कितना कितना का है, 10-10 का है।
अगर 10-10 का कभी भी डिग्री सेल्सियस रहे चाहे केल्विन में रहे, पता है ना कि अगर इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में लेंगे सर या फिर इसको क्या चिम लेंगे केल्विन में, बतिया क्या होगा, सेम ही होगा, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। तो अगर यदि हम लोग को टेम्परेचर 10-10 का डिफरेंस जाता है और स्टार्टिंग में अगर बोल देगा कि शुरू में जो उसका रेट था वो मान के चलो R है, रेट ऑफ रिएक्शंस कितना था R, तो अगर जैसे हम लोग 0 से 10 डिग्री सेल्सियस में जाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कितना का डिफरेंस, कितना का डिफरेंस, या तो फिर इसको केल्विन में बदल लो, इसको भी केल्विन में बदल लो, करके देख लेते हैं। 0 मतलब कितना 273, अरे है ना होता है। 10 का मतलब क्या हो जाएगा 283, माइनस करो कितना निकलेगा, या फिर डिग्री में माइनस करो या फिर केल्विन में माइनस करो, कोई अंतर हुआ का नहीं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन का डिफरेंस अगर आ जाता है तो उस समय जो स्टार्टिंग का रेट होगा वो दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोगुना। मतलब 0 से 10 जैसे जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना हो जाएगा 2R, कितना हो जाएगा 2R। क्या बात समझ में आया, मतलब कि 0 पे कितना था R, 10 पे गए तो कितना हो गया 2R। अब बताओ 20 पे कितना होगा, कितना होगा 4R। अरे इसी का 2 गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4R, यहाँ पे कितना होगा 8। अच्छा इसका टेबल नहीं पढ़ना है, यहाँ का 2 गुना होते जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 दूना 4 2 तिया 6, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जो इनिशियल रहेगा उसी का क्या होता है 2 गुना, मतलब यहाँ पे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ तो कितना हो गया 2 गुना। फिर यहाँ से 10 से कहाँ गए 20 में, अभी भी चेंज कितना का 10 का, मतलब 10 का हुआ तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो भी क्या हो जाएगा 2 गुना, मतलब 2R था अब क्या हो जाएगा 4R। उसी तरह से यहाँ पे 20 था, 20 से कहाँ गया 30 में, कितना का डिफरेंस 10 का, मतलब 4 दूना कितना 8। फिर बताओ 30 से कहाँ 40, 10 का चेंज मतलब अवर कितना। आसान लगा, आसान लगा। क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, अगर मान के चलो 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या चीज था 50 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शंस जो था वो मान के चलो उसका था 2R, कितना था 2R था मान के चलो, या फिर इसको R मान के चलो, हटाओ। तो बोलेगा कि जब इसको 250 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग चल जाएंगे तो बताओ उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं सर बोलबो नहीं करता है। मान के चलो टेम्परेचर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं टेम्परेचर। मान के चलो T1 टेम्परेचर हम लोग को दे दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, कितना बोला है 50 डिग्री सेल्सियस। तो T1 टेम्परेचर पे जो R1 था वो R1 का वैल्यू मान के चलो बोल दिया है 2R, कितना बोल दिया है 2R। तो उसी प्रकार से जब हम लोग जाते हैं T2 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर बोल रहा है वो कितना 250, चलो ये ज़्यादा हो जाएगा 50 100, हाँ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसको सिंपल बनाते हैं। चलो यहाँ पे 80 बोल देते हैं, उतना कितना कैलकुलेट करते रहोगे, फॉर्मूला बताएंगे तो वहाँ से इजीली कर लोगे। मान के चलो यहाँ पे हम लोग चले T2 टेम्परेचर, किस में गया T2 टेम्परेचर, तो उसमें डिग्री सेल्सियस कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर भी तो कुछ रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो अब बताना कि यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना होगा। बड़ा तेज हो गया, कैसे सर, हम लोग तुरंत जाएंगे 50 80, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, अरे 10 10 तक ना डिफरेंस जा रहा है, तुरंत हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सर 50 से जाएंगे कहाँ 60, 60 से 70, 70 से 80। सर स्टार्टिंग में हम लोग को कितना था 2R, इसका 10 का चेंज हो रहा है, मतलब 2 गुना कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। अब तो समझ में आ गया होगा यार, नहीं आएगा। अगर उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन में दे देते हैं, ऊपर होगा हाँ। अगर मान के चलो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू है K, कितना है K। चलो अभी वैल्यू मान लेते हैं, वैल्यू मान के चलो यहाँ पे 5, कितना 5, देखते हैं कितना जानता है तुम लोग। 20 से अगर हम लोग चल गए यहाँ पे 90 पे, तो अब बताओ कि इसका जो रेट कांस्टेंट होगा, जैसे ये हम लोग को K1 का वैल्यू और ये हम लोग को K2 का वैल्यू, अब बताओ पीछे बायोलॉजी का नोट्स चल रहा है का, केमिस्ट्री 640 कितना 640 करके देखते हैं।
सर हम लोग चले 20 से जाएंगे कहाँ 30 से जाएंगे 40 से जाएंगे 50 से 60 से 70 से 80 से 90। सर यहाँ पे था कितना 5 दूनी, फिर 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा 20 का 2 गुना 40 का 2 गुना 80 का 2 गुना 160 का 2 गुना, इसका समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो सर इतना भी करने में बड़ी दिक्कत हो रहा है। जैसे बोले थे कि अगर मान के चलो टेम्परेचर T1 है 50 डिग्री सेल्सियस, कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, इसके जगह में अगर मान के चलो R1 का वैल्यू है 2R, कितना है 2R, और हम चल जाते हैं टेम्परेचर T2 और यहाँ पे दे देते हैं 250 डिग्री सेल्सियस, कितना दे देते हैं 250 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर भी तो इसका R2 कुछ होगा। सर निकाल तो लेंगे सर, इतनी बड़ी टाइम लग रहा है ना, क्या कि देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, बहुत 50 से जाएंगे 60 से 70, इसी तरह करते करते 200 जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे 250। सर है तो 10 का डिफरेंस है, लेकिन इसी तरह से हम लोग करते करते फिर घूमकाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर घूम कर, तो उतना कौन करेगा सर? अरे दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? तो सर कुछ हम लोग को शॉर्टकट तरीका बता दीजिए ना, शॉर्टकट तरीका जिससे हम लोग क्या करते हैं चुटकी में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए देखो अब फॉर्मूला क्या दिया गया है। सो अच्छा इसको लिखना चाहोगे क्या? अरे स्क्रीनशॉट मत ले लेना पड़ता ना बाद में, चलो इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले ही लो। देखो अब अच्छा से, अब जब तुम लोग को लैंग्वेज वगैरह सब कुछ चाहिए तो थोड़ा सिस्टम से देख लो। टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट, क्या लिखा हुआ है रेट, एंड किसमें रेट कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कौन कौन, रेट और रेट कांस्टेंट, तो किस तरह से हम लोग को यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो एक्सपेरिमेंटली का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है एक्सपेरिमेंटली, मतलब जब देखा गया एक्सपेरिमेंट के दौरान तो इसी तरह का घटना हम लोग को दिखा, तो उसी के बेसिस पे एक थ्योरी बना दिया गया, कंसेप्ट बना दिया गया है, ताकि हम लोग इजीली क्या कर सके क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सबसे पहले देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द रेट और रेट कांस्टेंट बिकम्स 2 to 3 टाइम्स पर 10 डिग्री सेल्सियस क्या चीज इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब जब हम लोग प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने पे हम लोग को जो रेट कांस्टेंट और जो रेट मिला वो कितना टाइम हम लोग को इंक्रीज हो जाता है 2 से कहां तक 3 तक, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहता है कहां तक 2। ये जो अगर हम लोग को क्वेश्चन में बोल दे, क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दे कि वो कितना टाइम हम लोग को जा रहा है 3 टाइम, तो उस समय जो हम लोग 2 गुना बढ़ा रहे थे ना, वो 2 गुना ना बढ़ा करके कितना लेके चलेंगे 3 गुना। अब यहां पर देखो समझो, जो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो रेट और रेट कांस्टेंट कितना गुना हम लोग को बढ़ता है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि सर जैसे जैसे प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे कितना गुना जाएगा 2 गुना। अगर मान के चलो क्वेश्चन में बोल दिया कि वो कितना गुना बढ़ रहा है 3 गुना, तो हम लोग को कितना मानना पड़ेगा 3। तो जब हम लोग वहां पे क्वेश्चन में सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वो 2 गुना बढ़ने बोल रहा है कि 3 गुना, तो हमेशा याद रखना कि वो हम वहां पे क्वेश्चन में मेंशन कर देगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट, क्या लिख देगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट वहां पे मेंशन कर देगा कि उसका वैल्यू कितना, अगर वो 2 बोलेगा तो कितना गुना बढ़ रहा है 2 गुना, अगर 3 बोला है तो 3 गुना, अगर 4 बोला है तो 4 गुना। तो अब यहाँ पे देखो ये जो हम लोग को टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है उसी को हम लोग दिखाते हैं म्यू से, किससे दिखाते हैं म्यू से, तो या फिर म्यू लिख देगा या फिर लिख देगा क्या चाहिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट को जैसे देखेंगे तो वहां से आइडिया लग जाएगा कि वो कितना गुना बोल रहा है 2 गुना, चाहे 3 गुना या फिर 4 गुना, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहता है यही दोनों। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ कितना लेके चलेंगे 2। अच्छा समझ गए कि सर जब अभी बता रहे थे प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस या फिर प्रत्येक 10 केल्विन का अगर चेंज आता है उस समय अगर रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शंस कितना चेंज होता है, तो हम कितना बताएं 2 गुना, कितना बताएं 2 गुना। ये तब जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि वो कितना टाइम बढ़ रहा है 3 गुना या फिर कितना 4 टाइम, उसमें वैल्यू क्या बोल देगा, वो लिख देगा साफ साफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट या फिर किसका सैंपल लिख देगा म्यू का, तो वो बता देगा इसका वैल्यू इतना है, तो
वहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे कि वो कितना टाइम हम लोग को इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, ये सब कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया था। जैसे मान कर चलो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग को एक रेट कांस्टेंट या फिर रेट मान लेते हैं। चलो रेट ऑफ रिएक्शन ही मान लो, मान कर चलो R, कितना मानते थे R। अब देखो 25 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जा रहा है 35 डिग्री सेल्सियस, कितना का चेंज 10 का, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना जाएगा 2 टाइम, कितना हो जाएगा 2 टाइम। फिर देखो 35 से कहाँ जा रहा है 45, कितना का चेंज 10 का, इसका मतलब सर 2 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 4 है। बात समझ में आया। उसी तरह से रेट कांस्टेंट भी अगर यहाँ पर K मानेंगे तो यहाँ पे 2K, यहाँ पे कितना 4K। ये तो बात समझ में आ गया था पहले भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक तरीका से फॉर्मूला जान लो, क्योंकि अभी बताया था कि 50 से जब हम लोग 250 तक जाएंगे सर हम लोग निकाल तो लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा क्या लगेगा टाइम, क्योंकि सर हम लोग को पूरा इस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग को एक पेज तक तो बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही निकाल पाएंगे। तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका देख लो, ये सब ऑब्जर्वेशन के बाद ये सब फॉर्मूला हम लोग को दिया गया है। कैसे करेंगे, अगर हम लोग R2/R1 करते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू, क्या हो जाएगा म्यू। अच्छा ये म्यू क्या बताता है, कितना टाइम हम लोग को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद जो भी टेम्परेचर रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल करके उसका क्या निकाल लेंगे चेंज, उसका क्या निकालेंगे चेंज, और उसका हम लोग क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वही उसका क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ मतलब रेट कांस्टेंट। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस से अगर मान के चलो हम लोग को जा रहा है 250 डिग्री सेल्सियस, कहाँ जा रहा है 250 डिग्री सेल्सियस। अगर मान के चलो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, मान के चलो रेट ऑफ रिएक्शन 2R है, कितना है 2R। तो अब हमें पता करना है कि 250 डिग्री सेल्सियस में जब जाएंगे तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला तुरंत पुट कर देंगे। अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के अनुसार दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर रेट कांस्टेंट बोला है तो रेट कांस्टेंट। दोनों का फॉर्मूला सेम है देखो, या तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन तो किसका करेंगे R2/R1, अगर रेट कांस्टेंट तो K2/K1। कोई दिक्कत है क्या। तो अभी क्या बोला है रेट ऑफ रिएक्शन, तो तुरंत हम लोग लिखेंगे यहाँ पे R2 और बटा में क्या चीज R1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर म्यू हो जाएगा सर, और ऊपर होता है डेल्टा T और नीचे कितना होता है 10। क्या फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं याद करोगे तो उसी तरह से प्रोसेस करते जाना, 10 मिनट के बाद आंसर देना। अब यहाँ पे देखो R2, क्या R2 का वैल्यू दिया गया है का, उसी को तो कैलकुलेट करना है। तो अभी भी क्या मानेंगे R2, R1 का वैल्यू 2R इज इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू क्या अभी दिया है का, तो कितना ऑब्जर्व करके हम लोग लेंगे 2। तो यहाँ पे हमेशा कितना लिखेंगे 2। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि जो म्यू का वैल्यू है वो कितना है 3 या फिर 4, तो कितना लेते, और अभी कुछ नहीं बोला तो कितना हमेशा लेंगे 2। अब इसका पावर में देखो डेल्टा T, अब बताओ डेल्टा T कितना होगा, चेंज निकालना है। चेंज निकालेंगे सर तो ऊपर है 250 सर, और नीचे कितना है 50, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। तो तुरंत यहाँ पे कितना लिखेंगे 200, और नीचे कितना 10, 10 से 10 खत्म। अब बताओ उसका पावर कितना है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 का पावर कितना 20, कितना लिखेंगे 2 का पावर 20। उसके बाद देखो और यहाँ पे है R2 और अपॉन में कितना 2R, तो R2 बराबर निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा 20, और इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2R। तो क्या यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जो भी वैल्यू आएगा वही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, अरे टेंशन मतलब इतना का डिफरेंस नहीं देगा, 10 का देगा, 20 का देगा, ज़्यादा देगा 50 का देगा, उससे ज़्यादा हम लोग को देगा नहीं। और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा सिंपल। क्या तरीका समझ में आया कैसे सॉल्व करना है सो। तो सर जो हम लोग यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा कर रहे थे इस प्रकार से ऐसे ना करके डायरेक्टली एक फॉर्मूला हो जाता है सर, या तो फिर आप रेट कांस्टेंट का पूछिए या फिर किसका पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू, और ऊपर क्या होता है डेल्टा T, और नीचे क्या होता है, कोई दिक्कत निकल जाएगा। जहाँ पे से नीचे लिख दिया गया है कि म्यू क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या फिर म्यू लिख देगा या फिर उसका ये पूरा मतलब लिख देगा, कोई दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन दिखाते हैं तो वहाँ समझ में आ जाएगा ना। फिलहाल इसको अच्छा से फोटो ले लो और इसी तरह से नोट्स बना लेना।